नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को तथा उसकी समस्त शाखाएं, उसकी समस्त धाराओं को नाम तथा उनकी उपधाराओं का परिचय प्राप्त किया था। इस कक्षा में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम या आरंभिक युग आदिकाल को। तो हम देखेंगे आदिकाल में कौन सी प्रवृत्तियां थीं, समय सीमा उसकी क्या थी, उसमें कौन कौन से कवियों ने अपनी वाणी से साहित्य को समृद्ध किया था और कौन कौन सी रचनाएं आदिकाल में प्रमुखता से जानी जाती हैं। चलिए देखते हैं आदिकाल के बारे में, जो कि हिंदी का प्रारंभिक युग है, जिसको विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कि जैसे आदिकाल ये नाम दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चूँकि आदि अर्थात प्रारंभिक युग, प्रारंभ यहीं से होता है हिंदी साहित्य का, इसलिए इनका यह नाम सर्वथा तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूसरा नामकरण किया है वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने। तो आचार्य शुक्ल जी ने दिया है नाम वीरगाथा काल, जो कि इस काल की वीरता परक रचनाओं की प्रचुरता के कारण दिया गया है। यह काल युद्धों का था। युद्ध के शंखनाद रणभेरियों से साहित्य की रचनाएं गूंज रही थीं, इसलिए वीरगाथा काल ये नाम भी उपयुक्त प्रतीत होता है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल नाम दिया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा इसे चारण काल नाम दिया गया था। और सिद्ध साहित्य सामंत काल यह नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। चूँकि यह काल सिद्धों की रचनाओं के साथ भी जाना जाता है और नाथों की रचनाएं भी आदिकाल के अंतर्गत ही आती हैं, तो इसलिए आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध और नाथों की रचनाओं को सम्मिलित करते हुए और राजाओं के सामंतवादी व्यवस्था को भी द्योतित करते हुए राहुल सांकृत्यायन जी ने इन प्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुए इसे नाम दिया था सिद्ध सामंत काल। तो चलिए देखते हैं आदिकाल को। हिंदी काव्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है। उन्होंने इस काल में 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें 4 अपभ्रंश के हैं तथा बाकी देश भाषा के हैं। अपभ्रंश के ग्रंथ जो है वो है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका। देश भाषा के ग्रंथों में खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली आदि को सम्मिलित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन 12 रचनाओं के आधार पर ही हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है वीरगाथा काल। यदि हम देखें तो इन 12 रचनाओं में से खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष 9 ग्रंथों के वीर गाथात्मक होने के कारण ही उन्होंने इस प्रवृत्ति को प्रधान माना और इसे नाम दे दिया वीर गाथा काल। अन्य विद्वानों ने इस कालों को अलग अलग नाम से पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विजयोपान काल कहा है, राहुल जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, चूंकि हिंदी की प्रारंभिक अवस्था अपभ्रंश को ही माना जाता है, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है, इसलिए अपभ्रंश काल। और गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहना ही ठीक समझा। क्यों? क्योंकि इस काल की प्रमाणिक रचनाओं से किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है।
पर आचार्य शुक्ल के नामकरण के आगे इनमें से किसी का भी नाम टिक नहीं सका। और आज भी काल विभाजन की दृष्टि से यदि हम देखें तो आदिकाल और प्रवृत्ति की दृष्टि से इसे वीर गाथा काल ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वीर गाथा काल के अंतर्गत किन रचनाओं की प्रवृत्तियों को देखकर इसे ये नाम दिया गया है, अर्थात कौन सी प्रमुख रचनाएं थी जो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है उनमें रासो काव्यों के अतिरिक्त विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की कविताएं आदि भी समाविष्ट की जाती हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो आदिकाल में हमें 3 तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। रासो काव्य, वीर गाथात्मक जिसकी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, जिसमें दूसरी देश भाषा के और धर्म सिद्धांतों से संबंधित ग्रंथ, जिसमें जैन धर्म के रासक ग्रंथ रास आते हैं, नेमिनाथ रास आदि। और तीसरी तरह की लौकिक काव्य, लौकिक काव्य के अंतर्गत जिसमें खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली आदि समाविष्ट होती हैं। तो यदि हम देखें तो रासो शब्द का अर्थ यदि इसको भी देखा जाए तो इसका अर्थ होता है वीर काव्य। और रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी पर्याप्त मतभेद हैं विद्वानों में। अलग अलग विद्वानों ने रासो का अर्थ अलग अलग बताया है, जिसे हम अगले कक्षा में देखेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देश भाषा और अपभ्रंश दोनों में ये काव्य मिलते हैं। इन काव्यों को कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य, उदारता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए रचा था, जिसमें मुख्यतः राजाओं के युद्धों का और उनके प्रेम प्रसंगों और विवाहों आदि का वर्णन है। फलतः इन काव्यों में वीर और श्रृंगार 2 ही रस प्रधानता के साथ देखे जा सकते हैं। देश भाषा अर्थात डिंगल पिंगल, इनसे प्रभावित ये रासो काव्य निम्नांकित हैं। देश भाषा अर्थात जिसमें कि हिंदी की जो है वो ग्रामीण भाषा, हिंदी की जो उस समय प्रचलित अपभ्रंश भाषा है उसकी बहुलता दिखाई देती है। तो पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। यह 2500 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 69 समय अर्थात सर्ग हैं, और यह दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के चरित्र, विवाह और शौर्य को वर्णित करता है। इसके रचयिता पृथ्वीराज के बाल सखा कहते हैं कि दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इन दोनों चंदर बरदाई जो हैं उन्होंने इसकी रचना की थी, जो पृथ्वीराज के मित्र, कवि, सामंत और परामर्शदाता थे। परंतु सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये आदिकाल का, और इसके विषय में विद्वानों के 3 वर्ग हो गए। एक वर्ग मानता है कि ये ग्रंथ पूर्णतः प्रमाणिक है, दूसरा ग्रंथ मानता है कि ये बिल्कुल अप्रामाणिक है, जाली ग्रंथ है, जिनमें डॉक्टर वूलर का मत बहुत प्रमुख माना जाता है, और तीसरा वर्ग विद्वानों का ये मानता है कि ये अर्ध प्रमाणिक है। तो इस पर भी पर्याप्त मतभेद हमें विद्वानों के बीच में देखने को मिलते हैं, परंतु निर्विवाद रूप से आदिकाल का यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बनकर के सामने आता है। दूसरा है परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वीर गीतात्मक काव्य है, जिसके रचयिता जगनिक थे, जिनका नाम जगनायक के रूप में भी जाना जाता है। और इस काव्य में महोगबा के 2 प्रसिद्ध सरदार आल्हा और उदल के शौर्य का रोमांचक वर्णन किया गया है। इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। खुमान रासो यह वीर गाथा काल का या आदिकाल का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह दलपति विजय नामक कवि की रचना बताई जाती है, और शिव सिंह सरोज के अनुसार इसमें भी रामचंद्र से लेकर खुमान तक के राजाओं का वर्णन था। पर इसमें खुमान रासो के महाराज राज सिंह के तक के राजाओं का वर्णन
सामने दिखाई देता है। स्पष्ट है कि ग्रंथ उतना प्राचीन नहीं है जितना समझा गया था। इसकी प्रामाणिकता को भी संदिग्ध माना जाता है। इसके अतिरिक्त चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बीसल देवरासो, जिसके रचयिता नरपति नाल नामक कवि थे। और इस रासो में कुल मिलाकर 500 से अधिक छंद मिलते हैं। इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में मालवा के राजा भोज परिमार की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश बीसल देव के विवाह का वर्णन है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इसमें राजमती और बीसल देव के घरेलू वाद विवाद तथा बीसल देव के उड़ीसा चले जाने, फिर राजमती द्वारा जो है अपने वियोग का वर्णन करने का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ में वर्णित घटनाओं की संगति नहीं बैठती। खुसरो की फुटकर रचनाएं। खुसरो, जिन्हें आधुनिक हिंदी का खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है, और फुटकर या लौकिक साहित्य के महत्वपूर्ण कवि के रूप में खुसरो सामने आते हैं। आने वाली कक्षाओं में हम खुसरो पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ जैसे एक अलग तरह के साहित्य की रचना की। इस काल में मनोरंजक साहित्य की रचना की। इन्होंने गीत, गजल लिखे, दोहे भी लिखे तथा खुसरो ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के स्थान पर जनता में प्रचलित खड़ी बोली और ब्रज भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। विद्यापति पदावली। विद्यापति ये भी आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, और इनकी काव्य पर यदि हम देखें तो गीत गोविंद और जयदेव का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। विद्यापति के पद उस समय की बोलचाल की मैथिली भाषा में लिखित थे। इनकी रचनाओं में हमें श्रृंगार और भक्ति दोनों ही रस दिखाई देते हैं। ये पद अपने काव्यात्म और भाषा के लालित्य के कारण प्रसिद्ध थे। इसी कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। जयचंद्र प्रकाश, इसे भट्ट के तारकृत रचना बताया जाता है। जय मयंक जस चंद्रिका, यह मधुकर भट्ट द्वारा रचित बताई जाती है। ये दोनों कवि भाट थे और इन्होंने महाराज जयचंद के यशो वर्णन के लिए ये काव्य रचे थे। इनका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया जाता है। इन दोनों का उल्लेख मात्र मिलता है, ये अभी तक भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हो सके हैं। अपभ्रंश के काव्यों में हमीर रासो और विजयपाल रासो का उल्लेख मिलता है। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर कहे जाते हैं, जिनका आविर्भाव 14वीं शताब्दी में हुआ था, और इस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर का गौरवगान है। अलाउद्दीन की सेना से हमीर के युद्ध का सुंदर और शौर्यपूर्ण वर्णन इनके द्वारा किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये प्रमुख रचनाएं थीं आदिकाल की, और इन रचनाओं के पश्चात आगे की कक्षा में हम विचार करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, और उसके पश्चात कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।